नंबर थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ इसमें आपको समझनी है वो ये है कि अगर हम लिख रहे हैं A डिवाइड्स B, तो इस बात का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको इसको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। आप इसको इन दोनों को आपस में रिलेट करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो स्टार्टिंग में ही आप इस चीज़ को क्लियर करके चलो कि इसको हम बोलते हैं A डिवाइड्स B। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको इस तरीके से रीड किया जाता है A डिवाइड्स B, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता। अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, आप कोई भी जो नंबर यहाँ पर लिखने वाले हो आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी है। लाइक अगर मैं लिखूँ 13 डिवाइड्स 52, ठीक है, तो हमें पता है कि 4 ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 52 यहाँ पर आ जाएगा। एंड हमने क्या बोला, अगर इस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली चलें तो हमने बोला कि 13 डिवाइड्स 52। इसका मतलब ये है कि जो 52 है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 13 से, कोई रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है। तो 13 डिवाइड्स 52 मतलब एक नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है 52 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल के हिसाब से भी समझ सकते हो। इसी चीज़ को आप ऐसे समझो कि बी जो होता है वो मल्टीपल होता है ए का। मतलब एक में आप कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि आपको बी नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो 52 है, 52 मल्टीपल है 13 का। तो यहाँ पर ये चीज़ मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से भी समझी जा सकती है कि इधर हम जो नंबर लिखते हैं वो मल्टीपल होता है इस वाले नंबर का। जब हम ये कह रहे हैं कि A डिवाइड्स B, इसका मतलब कोई रिमाइंडर वहाँ पर नहीं बच रहा है, पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मेंशन नहीं करना है। A डिवाइड्स B बोला जाता है तो उसको इस तरीके से लिखना है। और एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हो, 13 डिवाइड्स 52। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और ये पता लगती है कि जब हम कहते हैं A डिवाइड्स B, दैट मीन्स कि एक हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर बोल लो, कि जो हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट B के इक्वल मिलेगा। जैसे कि हमने ये बोला A डिवाइड्स B, या फिर B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A। और थर्ड ये हो गया कि एक ऐसा C इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इज इक्वल्स टू AC। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी के बारे में। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसके। यहाँ पर दो डिवाइजर्स हैं। सबसे पहला है प्रॉपर डिवाइज़र, सेकंड इज़ इम्प्रॉपर डिवाइज़र। दोनों में डिफरेंस ये है, सपोज़ करो हम डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं 16 की, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइज़र कब होंगे, इसकी 16 की प्रॉपर डिवाइजर्स क्या क्या हैं, 2। 16 जो है वो मल्टीपल है, 2 8 16 होता है, तो 16 जो है पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। तो 2 यहाँ पर प्रॉपर डिवाइज़र है, 16 का। या फिर 4 हो गया, या फिर 8 हो गया। ये नंबर्स आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें 1 की, क्योंकि हम जानते हैं 1 से तो सारे ही नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जिस भी नंबर को आप लेकर चल रहे हो उससे वो खुद भी वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो जब ऐसे दो नंबर्स की बात की जाती है, 1 तो सबके साथ जाता है, और 16 मतलब जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो इम्प्रॉपर डिवाइजर्स में आ जाते हैं। अदर देन दैट जो भी बचेंगे डिवाइजर्स वो सारे प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। बट जो नंबर आप ले रहे हो जिसका डिवाइजर हम निकाल रहे हैं एंड इंक्लूडिंग 1, ये दोनों इस केस में आ जाएंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइजर्स दो हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट पहली जो थ्योरम है, हम अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं दो इवन नंबर्स का, इवन इंटू इवन, दो हमने इवन नंबर्स लिए हैं, दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक इवन नंबर लेना है। लेट अस से हमने ले लिया 2k1, सेकेंड इवन नंबर लेकर चलना है तो हमने ले लिया 2k2। फॉर्म हम 2k टाइप की इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जैसे ही के कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, जैसे ही वो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो एक इवन नंबर बन जाएगा, इसलिए फॉर्म होती है 2k इवन।
और अगर आपको यही नंबर ऑड में लेना है तो आप 2k+1 लेकर के ले सकते हो या फिर 2k-1, क्योंकि 2k इवन होता है, जैसे एक नंबर उसमें ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा वो एक ऑड नंबर बन जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4k1k2, और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2k1 k2। तो ये फॉर्म जो है 2k टाइप की हो गई। अगेन ये क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। सेकंड थ्योरम है कि अगर हम दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दो ऑड नंबर्स लेने हैं आपको, तो एक हमने ऑड नंबर ले लिया 2m+1, दूसरा हमने ऑड नंबर ले लिया 2n+1। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4mn देन +2m+2n+1। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2mn+m+n+1। इसको आप कोई और नाम दे दो, सपोज करो k, 2k+1। और ये फॉर्म कैसी है, ये है ऑड की फॉर्म। तो दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। थर्ड थ्योरम है, अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक इवन नंबर ले लिया और एक ऑड नंबर ले लिया तो भी हमेशा इवन नंबर ही आता है। इसको भी आप सेम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। इवन नंबर हमने ले लिया 2m और ऑड नंबर हमने ले लिया 2n+1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4mn+2m। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2mn+m। फॉर्म कैसी हो गई, 2k टाइप की फॉर्म हो गई, और ये है इवन नंबर। अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं डिविजिबिलिटी पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया a डिवाइड्स b वाली जो फॉर्म होती है। अगर हम ये कह रहे हैं, पहली थ्योरम है कि a b को डिवाइड करता है, a डिवाइड्स b, एंड साथ के साथ हमने ये भी बोला कि b जो है वो c को डिवाइड करता है, b डिवाइड्स c। तो यहाँ से जो रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर a जो है वो c को डिवाइड करेगा, a डिवाइड्स c। अगर a b को डिवाइड कर रहा है, मतलब a डिवाइड्स b और b c को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a जो है वो c को डिवाइड करेगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया कि जो a डिवाइड्स b है, इसका मतलब ये है कि आपको एक नंबर, एक इंटीजर ऐसा मिलेगा जो आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझो सिंपल कि b जो है वो मल्टीपल है a का, तो कोई नंबर तो ऐसा होगा जो हमने मल्टीप्लाई किया होगा या जिस नंबर पर b जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सेम ही बात है। ये आ गया AC=B। इसी तरीके से अगर b डिवाइड कर रहा है c को, मतलब हमें कोई ना कोई नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर c। ठीक है, या फिर जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था मैंने 13 डिवाइड्स 52 का, सिंपल, बहुत ही और भी सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 डिवाइड्स 4 का। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 4 जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरीके से जो ये गिवन इंटीजर है वो हमने C एंड D ले रखा है दोनों केसेस में। तो ये आ गया AC=B, BD=C। हमें प्रूफ क्या करना है कि A जो है वो C को डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा, ई बोल देते हैं सपोज करो, कि जब उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो हमारा आंसर जो है वो सी आ जाना चाहिए। ये कोई भी नंबर हो सकता है, मैं अभी लेट करके चल रही हूँ, मतलब कुछ मुझे ऐसा प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो है ए सी को डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ के लिए बी की वैल्यू यहाँ पर पता है हमें, इसमें अगर हम पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, बी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा AC/D=C। और हमें प्रूफ करना है इस साइड सी ही होना चाहिए, इस साइड ए होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप ई लेट कर सकते हो। तो फॉर्म कैसी हो गई, AE=C। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आंसर आएगा। तो ये जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो कोई और नंबर नहीं, वो CD ही है। और जब आपको ऐसी फॉर्म मिल जाएगी तो आप ये बोल सकते हो कि A डिवाइड्स C। तो ये थी पहली थ्योरम कि अगर, वापस लिख देती हूँ, अगर A डिवाइड कर रहा है B को, B डिवाइड कर रहा है C को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A विल डिवाइड C। सेकेंड थ्योरम कहती है कि अगर A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स A, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होगा कि A की जो वैल्यू है वो B के इक्वल है।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये प्लस हो या फिर माइनस हो, आपस में वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ साइंस। हो सकता है कि जो अगर इक्वल भी है तो उसके प्लस में इक्वल हो या फिर उसके माइनस में इक्वल हो। अगर दोनों ही एक दूसरे को डिवाइड करें, आप खुद सोचो, अगर मैं सपोज करो ऐसा बोलती हूँ 2 डिवाइड्स 4 और मुझे जस्ट अपोजिट बोलना है, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते 4 डिवाइड्स 2, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब दोनों ही नंबर आपस में इक्वल हो, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 2, ऐसा ही कोई केस होगा। या फिर नेगेटिव साइन ले लो तो भी नेगेटिव साइन में तो वो जीरो रिमाइंडर आ ही जाएगा। या दोनों नंबर इक्वल होंगे तो ही ऐसा केस हो सकता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड करें, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला कि रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि फिर केस ऐसा हो जाएगा डिवाइड के, अगर एल्गोरिदम में आप समझो कि डिवाइड के फॉर्म में आप इस चीज़ को कैसे लिखते हो, यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना a डिवाइड्स b में, ये आपका जाता है कुछ ऐसे फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप 4 डिवाइड्स 2 वाला केस करोगे तो 4 जाएगा बाहर, 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करो, लाइक रिमाइंडर जो है वो 2 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0, रिमाइंडर जो है वो 2 आ गया। जब तक नंबर इससे छोटा है यहाँ पर तब तक रिमाइंडर जो है वही सेम आ जाता है, ठीक है। तो इसके केस में रिमाइंडर आ रहा है 2। तो पॉसिबल कब है, जब आपस में दोनों नंबर्स जो हों वो इक्वल हो। ये थी सेकेंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम कहती है कि a अगर डिवाइड करता है b को, a डिवाइड्स b, देन a डिवाइड्स b के, मतलब k जो है यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर इसके साथ में हम कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें तो भी a उस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज करो एक c इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आप उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा b। अगर ऐसा है तभी हम बोलते हैं कि a डिवाइड्स b। इसी इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड k मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a c इंटू के, ये हो जाएगा b k, ठीक है। और इस ब्रैकेट को मैं कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, a c k इज इक्वल्स टू b k। अब आप देखो फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली यही है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक नंबर ऐसा, एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट हम उसको a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है b k, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर अगर लाइक a डिवाइड्स b है तो आप इस b के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, स्टिल वो उसके साथ उसको डिवाइड करेगा। इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ऐसे समझ लो, इफ़ 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। अब इस 4 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, सपोज करो मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, स्टिल ये इसको डिवाइड करेगा। अब आप 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे कि कोई भी इंटीजर है तो ये हो जाएगा 4 3 12, अभी भी स्टिल इसको डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 2 डिवाइड 16, स्टिल इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये कोई भी इंटीजर है, जब आप हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ स्टिल वो उसको डिवाइड करेगा। ये थी थर्ड थ्योरम। फोर्थ थ्योरम कहती है इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी इसको डिवाइड कर देगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी इसको डिवाइड कर देगा। जब भी आपको इन थ्योरम्स को प्रूव करना हो तो वही सेम कॉन्सेप्ट रखो। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है मतलब एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है सच दैट कि कोई एक इंटीजर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, इसको आप k1 मान लो, ए k1 इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर भी कोई ना कोई इंटीजर ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट इसको डिवाइड कर दे। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, मतलब एक कुछ ना कुछ नंबर ऐसा ज़रूर यहाँ पे इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट के आंसर क्या आ जाना चाहिए, b प्लस c आ जाना चाहिए। यही प्रूव करना है हमें। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। ऐसा कब आप कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करने की बात की गई है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इसको प्रूव करने के लिए मतलब आपको कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा सच दैट के आंसर आ जाएगा b माइनस सी। इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की बात की है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको क्या प्रूव करना है उसी से पता चलेगा कि प्रोसीजर क्या है उसको प्रूव करने का। ओके, इसी से मिलता जुलता एक रिजल्ट और है कि अगर a डिवाइड करता है b को एंड a डिवाइड करता है c को, तो हम ये कह सकते हैं कि a डिवाइड करेगा bx प्लस cy को। अब हमने किया क्या, जो लास्ट दो थ्योरम्स देखी ना, जस्ट उनको मर्ज कर दिया है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो इन दोनों को हम चाहे ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, स्टिल a इसको डिवाइड करेगा। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है कि b प्लस सी करेंगे तो भी ये इसको जो है
डिवाइड कर देगा। और लास्ट जस्ट इससे पहले जो थर्ड थ्योरम देखी उसमें हमने ये बोला कि इसमें कोई भी आपके इंटीजर मल्टीप्लाई करते हो स्टिल वो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर x ले लिया, एक इंटीजर y ले लिया, जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो स्टिल ये इसको डिवाइड करेगा। ऐसे अगर आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो कि a अगर p को डिवाइड करता है तो b x को भी डिवाइड करेगा, a अगर c को डिवाइड करता है तो c y को भी डिवाइड करेगा, और लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंगली इन दोनों का के एडिशन को भी और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये फिफ्थ थ्योरम थी। उसके बाद सिक्स्थ थ्योरम, वैसे तो मैंने जब आपको समझाया तो उसी में ही इंक्लूड हो गया था, बट फिर भी आप इस चीज़ को समझो कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड्स बी, देन हमेशा जो मैग्नीट्यूड है ए का वो लेस रहेगा या फिर इक्वल रहेगा बी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ए हाँ या तो लेस रहेगा या तो फिर इक्वल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये जो नंबर होता है ना हमेशा बड़ा है। लाइक अगर 2 डिवाइड्स 4 लिखते हो, 2 डिवाइड्स 16 लिख रहे हो, 2 डिवाइड्स 84 लिख रहे हो, ये नंबर बड़ा होगा तभी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ 84 डिवाइड्स 2, देन क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, और रिमाइंडर अगर बच रहा है तो डिवाइड तो हुआ ही नहीं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की, तो हमेशा जो यहाँ पर नंबर लिखा जाता है वो नंबर हमेशा ग्रेटर ही होता है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, और इक्वल का साइन इसलिए लगाया गया है कि केस ये भी पॉसिबल है 84 डिवाइड्स 84, हमेशा वो नंबर अपने नंबर को डिवाइड तो करेगा ही, इसलिए इक्वल का साइन लगाया है। अदरवाइज हमेशा जो बी होता है वो ग्रेटर ही होता है ए से, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया है। नाउ नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है ये इस वीडियो की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एमडीयू में आ चुकी है। थ्योरम की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब लगातार आने वाले इंटीजर्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब कोई भी हम आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, और ये हमेशा डिवाइड होता है आर फैक्टोरियल से। ठीक है, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ओके, तो पहले स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट ये कहता है कि सपोज करो मैंने कोई भी 2 इंटीजर्स ले लिए जो लगातार आते हैं, जैसे सपोज करो आप 2 3 ले रहे हो तो 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, बिकॉज ये लगातार आ रहे हैं। ओके, तो कोई भी अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो ये डिवाइड हमेशा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। अगर हम लगातार आने वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से। उसी तरीके से अगर हम आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा आर फैक्टोरियल से। जितने हम लगातार इंटीजर्स लेंगे उतने ही फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, और प्रूव हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी हेल्प से हम इस पूरे थ्योरम को प्रूव करेंगे। और मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इस प्रिंसिपल के बारे में कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। बाकी थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये प्रिंसिपल होता कैसे है, और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूफ में जो प्रोसेस है इसका, उसमें हम सबसे पहले इस थ्योरम को 1 के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि अगर ये वैल्यू 1 हो तो रिजल्ट हमारा ट्रू आता है या फिर नहीं। फिर हम एज्यूम करते हैं इसको n के लिए, और प्रूफ कर देते हैं n+1 के लिए यूजिंग दिस n जो हमने एज्यूम किया था। ये है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस। अब प्रूफ कैसे करना होता है वो देख लो। फिर भी अगर ये चीज़ ना क्लियर हो तो पहले आप जो वीडियो बनेगी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की वो आप पहले देख लेना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पहले Pn मान लेते हैं। Pn क्या है, प्रोडक्ट है, कि हमने जितने भी नंबर्स लिए हैं उनका प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को हमने शो किया है Pn से। ओके, तो पहला नंबर हमने लिया n, क्योंकि लगातार चाहिए तो अगला नंबर जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो होगा n+1। इसी तरीके से ये जाएगा n+2। इसने कहा है कि ऐसे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, तो जो लास्ट वाला जाएगा वो होगा n+r
r-1। अब आप ये सोच रहे होगे कि r-1 तक क्यों लिया है, इसमें तो ये r तक लेने को बोला है। तो n+1 n+2 लास्ट जाओगे r-1 तक, क्योंकि एक यहाँ पर जो हमने n ले रखा है जब हम उसको भी काउंट करेंगे तो ये टोटल r हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, r-1 हो गए, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल r-1, और आप एक इसको और इंक्लूड कर लो, तो टोटल कितने हो गए, ये r हो गए। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो हमने ये मान लिया कि ये pn के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे pn क्या इंडिकेट कर रहा है, pn डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि ये क्या r = 1 के लिए ये होल्ड कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर r की वैल्यू 1 है दैट मीन्स कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, आप r की जगह पर यहाँ पर जहाँ r-1 जहाँ लिखा है, r की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये जगह n+1-1 1 - 1 0, मतलब सिर्फ हमें एक ही नंबर लेना है। तो पहला प्रोडक्ट सिर्फ एक ही नंबर का क्या है, n है, मतलब pn की वैल्यू किस में रिड्यूस हो गई, n में रिड्यूस हो गई। और pn = n मतलब ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये हमेशा 1 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमने जब r की वैल्यू 1 ली तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। रीज़न क्या है कि 1 फैक्टोरियल = 1 ये सारे नंबर को डिवाइड कर देता है। तो जब हम r की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये डिविजिबल हो रहा है 1 फैक्टोरियल से। तो ये जो थ्योरम है ये r = 1 के लिए बिल्कुल करेक्ट होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि हमें n के लिए एज्यूम करना होता है और हम इसको n+1 के लिए प्रूव करते हैं। n के लिए एज्यूम करना होता है और n+1 के लिए प्रूव करते हैं। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हो कि हम n-1 के लिए एज्यूम करते हैं और n के लिए प्रूव कर देते हैं। बात तो एक ही है, इससे एक ज़्यादा लेना होता है ना, तो n है तो n+1, अगर आप n-1 ले रहे हो तो एक ज़्यादा ले लो, n ले लो। क्योंकि यहाँ पर r की बात की गई है तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि r-1 के लिए एज्यूम कर लो और r के लिए प्रूव कर लो। बात तीनों में सेम ही की गई है। तो हमने क्या किया कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब हम r-1 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लगातार आने वाले इंटीजर्स लेंगे तो ये सब कुछ, ये जो नंबर प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो r-1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा थ्योरम कह रही है। ठीक है, कि जब आप 2 नंबर लेते हो तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, 3 ले रहे हो तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरीके से जब हमने सिर्फ एक ही नंबर लिया, एक ही का प्रोडक्ट लिया, तो वो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब हमने ये एज्यूम करा कि जब हम r-1 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो ये r-1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं इसकी हेल्प से कि जब हम r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो ये r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एज्यूम वाला पार्ट है जिसका हम यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ pn+1, ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा n+1 n+2 और लास्ट जाएगा ये n+r तक। ओके, आप ये pn+1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम के स्टार्टिंग में लिखा था कि pn किसके इक्वल होगा, n+1, मतलब टोटल r कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स हमने स्टार्टिंग में लिखे थे ये वही है n+2, और लास्ट वाला लिखा था हमने n+r-1। ठीक है, तो जब हमें pn से pn+1 चाहिए तो क्या करना है, जस्ट n की जगह पर हमें चेंज कर देना है n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा pn से pn+1, n की जगह पर आ गया n+1, n+1 की जगह पे आ गया n+2, n+2 की जगह पर आ जाएगा n+3 और लास्ट में है ये n+r-1। तो जब आप n की जगह पर n+1 करोगे तो ये जगह r-1, 1 से 1 कैंसिल, लास्ट आ जाएगा n+r। तो ये पहली इक्वेशन है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखी थी। तो n की जगह पे चेंजिंग n इंटू n+1 जैसे हम करेंगे वो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके जो लास्ट सेकेंड जो नंबर होगा वो होगा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, लास्ट सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर कॉमा n+r-1, ये इससे लास्ट सेकेंड वाला होगा। ओके, अब हम अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर आप लिख लेना चेंजिंग n
इंटू एन प्लस वन। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय एन, तो इस साइड आ जाएगा एन पी एन प्लस वन और इस साइड आ जाएगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी जस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा आर माइनस वन एन प्लस आर। ओके, हमने एन इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो एजप्शन वाला पोर्शन है वो आर माइनस वन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का बोलता है कि ये आर माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, एन से स्टार्टिंग की थी, और इसमें एन नहीं है, इसलिए हमने एन लाने के लिए क्या किया, दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रोडक्ट है इतने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, बट ये जा रहा था आर माइनस वन तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो पी एन लिखी जा सकती है, बट एक जो प्रोडक्ट टर्म रह जाएगी वो है एन प्लस आर। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर तो पी एन लिख दिया और ये हो जाएगा एन प्लस आर। इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू पी एन प्लस आर इंटू पी एन, और यहाँ पर चल रहा है एन पी एन प्लस वन। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे एन वाले पोर्शन को, तो ये हो जाएगा एन पी एन प्लस वन, यहाँ पर ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस एन पी एन इज इक्वल्स टू आर पी एन। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी एन प्लस वन माइनस पी एन, एंड इस n को शिफ्ट कर देंगे हम राइट हैंड साइड पर, तो ये आ जाएगा पी एन प्लस वन माइनस पी एन की जगह आर पी एन। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो जगह आर डिवाइडेड बाय एन पी एन। नेक्स्ट स्टेप में पी एन की वापस से वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये हो जाएगा पी आर पी एन 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 प्लस वन एन प्लस टू, और लास्ट टर्म इसकी थी एन प्लस आर माइनस वन की, दिस डिवाइडेड बाय एन। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एन प्लस वन एन प्लस टू, और लास्ट टर्म होगी एन प्लस आर माइनस वन। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, सपोज करो हमने पी लेट कर लिया, ठीक है, ये हमने अभी खुद से लेट किया है तो हम मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पी है इन सब के प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी एजप्शन लगाएंगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है पी एन प्लस वन माइनस पी एन, ठीक है, पी एन प्लस वन माइनस पी एन। तो हमारी एजप्शन थी क्या कि अगर हम आर माइनस वन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये कितने टर्म्स हैं, ये आर माइनस वन टर्म्स है क्योंकि एन वाला तो टर्म कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये जो टोटल एन प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है टिल जा रहा है आर माइनस वन तक, तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। और हमने कहा था कि हम कोई से भी एनी आर, थ्योरम कहती है एनी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कोई से भी आप आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, हमेशा वो उतने ही जितने आपने इंटीजर्स लिए हैं, लगातार इंटीजर्स जितने भी आपने लिए हैं उतने ही फैक्टोरियल से वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, आर माइनस वन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो p हमने लिया है ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा k इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब आप ये सोचोगे कि k कहाँ से आ गया, क्योंकि डिवाइड जब होगा तो आप किसी न किसी नंबर पे तो वो मल्टीप्लाई करोगे कि वो डिवाइड हो जाए, किसी न किसी नंबर पे तो जाएगा, वो मैंने k मान रखा है, ठीक है। तो p जो है कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। हम क्या कर सकते हैं, p की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो p से यहाँ से इसको हटाया और लिखा k आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ऑलरेडी r था और आर माइनस वन फैक्टोरियल भी आ गया, ये रहा r, ये रहा आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं r फैक्टोरियल, और इस साइड चल रहा है पी एन प्लस वन माइनस पी एन। अब ये रिजल्ट क्या होल्ड कर रहा है, ये k तो वो नंबर हो गया जिस पे वो डिवाइड हो रहा है। यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये जो r फैक्टोरियल है, ये जो r फैक्टोरियल है वो किसको डिवाइड कर रहा है, दिस r फैक्टोरियल डिवाइड्स पी एन प्लस वन माइनस पी एन। और यहाँ पर जो n है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फॉर ऑल n
ये रिजल्ट हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, के क्या है, जिस भी नंबर पे वो डिवाइड करेगा के वो नंबर हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि इफ़ मैं बोलती हूँ कि ए डिवाइड्स बी, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी होगा। सी कोई इंटीजर है जिस पे वो डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वही सेम फॉर्म है। तो यहाँ से हमने ये कॉन्क्लूड कर दिया कि जो आर फैक्टोरियल है वो डिवाइड कर रहा है Pn+1 माइनस Pn को। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है हमारा आर फैक्टोरियल से। इसका मतलब है क्या, लाइक अगर आप n की रेंडमली वैल्यूज जो है चेंज करते जाओ तो जो भी आएगा वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि n की वैल्यू आप 1 ले रहे हो तो ये कितना हो गया, ये P2 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखी, 1 + 1 2, P2 माइनस P1 आ गया। और Pn की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में लेट की थी n+1 n+2 और लास्ट जाएगा n+r-1। और जब आपने यहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट की तो ये जगह 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, नेक्स्ट विल बी 3, और लास्ट वाले टर्म में जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल ही हो जाएगा r। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरीके से जा रहा है ये r तक। और ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा आर फैक्टोरियल से। ठीक है, लाइक अगर आप 3 नंबर, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर ले रहे हो सपोज करो, तो ये 1 × 2 × 3, तो ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से। आपने यहाँ तक के नंबर लिए, ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से। यहाँ तक के नंबर लिए, इनका प्रोडक्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 फैक्टोरियल से एंड सो ऑन। ठीक है, देखो रीज़न क्या है डिवाइड होने का। अब हमें ये पता है, लाइक अगर मैं 5 ले रही हूँ और इसको मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये जिस भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 5 में जैसे ही आप कुछ और नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्योंकि 5 का मल्टीपल बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि मैंने जब 3 नंबर लिए 1 2 3, तो इसमें क्या हो रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर आगे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो वो उसका मल्टीपल बन जा रहा है, इसीलिए डिवाइड हो जा रहा है 3 फैक्टोरियल से। बात करें अगर हम आगे के जो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं, तो जब हम 4 ले रहे हैं, 4 के साथ आप पीछे कुछ भी ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो, अब ये नंबर बन गया 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × समथिंग है, इसलिए डिवाइड हो रहा है 4 फैक्टोरियल से। इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो हमने r = जब 1 वैल्यू रखी तो Pn की वैल्यू ये आ गई, और ये डिवाइड किससे हो रही है, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रही है। ओके, तो इसका मतलब दिस r फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P1, और ये P1 प्लस P1 कर सकते हैं, इससे कैंसिल हुआ। किसको डिवाइड कर रहा है, r फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है P2 को। ठीक है, इसी तरीके से P2 को भी डिवाइड कर रहा है, P1 को कैसे डिवाइड कर रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप जैसे जैसे n की वैल्यू को चेंज करोगे, मैंने 1 अभी वैल्यू पुट की थी, जैसे आप n = 2 पुट करोगे, अब उस Pn वाले प्रोडक्ट में हम n की जगह पर रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और जब आपने n की वैल्यू 2 रखी तो इस Pn+1 माइनस Pn में n की वैल्यू 2 रखते ही ये हो गया P3 माइनस P2। लास्ट में हमने प्रूव किया कि P2 को डिवाइड करता है। इसी तरीके से फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट कि r फैक्टोरियल जो है वो P3 को डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा r फैक्टोरियल जो है वो P4 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बार बार ऐसे वाले टर्म्स जो है वो बनते रहेंगे। ठीक है, और हम लास्ट में ये लिख देंगे। इसी तरीके से इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे, या फिर इस रिजल्ट को जर्नलाइज जब आप करोगे तो r फैक्टोरियल जो है वो Pn को भी डिवाइड करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये थ्योरम लास्ट वाली इंपॉर्टेंट थी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी के, तो मैं इस लास्ट वाले पोर्शन को वापस से डिस्कस कर दूंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप एक बार इस थ्योरम को खुद ट्राई करके देखो। जब आप इसको लिख कर देखोगे तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रूव किया गया है। बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो हम रीडिस्कस कर लेंगे इस वाली थ्योरम को। ठीक है, थैंक यू।